हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट पे जीत सीरीज। मैं हूं आदेश फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो बच्चों, हमारा आज का सेशन हमारे चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का ही कंटिन्यूएशन सेशन है, जहां पर हम फर्दर टॉपिक्स ऑफ दी चैप्टर को डिटेल में कवर करेंगे और अपने कॉन्सेप्ट्स को करेंगे क्रिस्टल क्लियर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आइए बच्चों, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं द रोल ऑफ वेरियस मसल्स जो कि इन्वॉल्व होती हैं इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। सो द वेरी फर्स्ट मसल जिसको हम डिस्कस करेंगे दैट वुड बी आवर डायफ्रैगम। तो बच्चों, डायफ्रैगम के बारे में मैंने आपको अपने पिछले सेशन में भी बताया था कि ये एक मस्कुलर पार्टीशन है जो कि सेपरेट करता है आपकी थोरेसिक कैविटी को फ्रॉम योर एब्डोमिनल कैविटी। तो अगर आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं तो आपके थोरेसिक कैविटी के फ्लोर पे ये मस्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है विच इज गोइंग टू बी द डायफ्रैगम मसल, है ना। और ये आपके थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करती है। एंड इस मस्कुलर स्ट्रक्चर की जो मसल्स होती हैं उसे हम बुलाते हैं द फ्री नेक मसल्स। तो डायफ्रैगम की मसल्स को वी कॉल फ्री नेक मसल्स, ठीक है। ओके, सो अगर आप ध्यान से देख सकते हैं इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में, तो देखिए आपको डायफ्रैगम ना नॉर्मल कंडीशन में से डोम शेप नजर आता है, ऐसे उठा हुआ सा नजर आता है। सो ये कंडीशन तब होती है जब इसकी मसल्स रिलैक्स होती हैं, राइट। सो जब हम एक्सपायरेशन करते हैं ना, दैट मींस व्हेन वी एक्सहेल द एयर आउट, उस टाइम पर हमारे जो डायफ्रैगम की मसल्स हैं दे आर रिलैक्स्ड, एंड व्हेन दे आर रिलैक्स्ड ड्यूरिंग द एक्सपायरेशन प्रोसेस वो आपको डोम शेप्ड नजर आएगी, ओके। और जब हम इनहेलेशन करेंगे तो इंस्पायरेशन के टाइम पे ये जो मसल्स हैं दे आर गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट। तो दैट मींस यहां पर ये जो मसल्स प्रेजेंट है ना, दे आर गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो ये डायफ्रैगम जो है वो नीचे फ्लैट हो जाता है। तो आइए इसकी एक्टिविटी को देखते हैं ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। देखिए नॉर्मली कंडीशन में आप देख रहे हो कि जब एक्सपायरेशन होती है तो ये आपको डोम शेप नजर आएगा, बट जैसे ही आप एयर इनहेल करेंगे तो देखिए ये फ्लैट हो जा रहा है। सो एक्सपायरेशन के टाइम पे डोम शेप, इंस्पायरेशन में ये आपका फ्लैट हो जाएगा। और फ्लैट क्यों होगा? बिकॉज ये डोम शेप मसल ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और उसकी वजह से दे विल बिकम फ्लैट। सो दिस इज गोइंग टू बी द एक्टिविटी ऑफ डायफ्रैगम ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। सो during the contraction of these muscles in inspiration they become flattened। so ये तो थी हमारी the very first muscle। आइए देखते हैं the next muscle। तो बच्चों, the second set of muscles जो कि involved होती हैं in the process of breathing would be the intercostal muscles। तो बच्चों, बात की जाए इस intercostal muscles की लोकेशन की, तो इनकी जो लोकेशन होती है ना बच्चों, ये आपको इनके नाम में ही मिल जाएगी। अगर आप ब्रेक करते हैं इंटरकॉस्टल टर्म को, तो इंटर वर्ड का मतलब होता है बिटवीन, एंड कॉस्टा इज अ वर्ड गिवन टू द रिब्स। तो आपके रिब्स के बीच में जो मसल्स प्रेजेंट होंगी दे विल बी कॉल्ड द इंटरकॉस्टल मसल्स। सो दे आर प्रेजेंट बिटवीन द रिब्स। और बात की जाए इनके टाइप्स की, तो आपको ये दो टाइप्स की देखने को मिलती हैं। एक जो एक्सटर्नली प्लेस्ड होती हैं बिटवीन द रिब्स, दे आर कॉल्ड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल्स, एंड दूसरी इंटरनली प्लेस्ड होती हैं टू द एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल्स, और उन्हें हम बुलाते हैं दी इंटरनल इंटरकॉस्टल्स। तो आइए अभी हम देखते हैं, सबसे पहले विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं द पोजीशंस ऑफ दीज टू इंटरकॉस्टल्स, एंड देन वी विल ट्राई टू फिगर आउट कि ये कैसे फंक्शन करती हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। तो अगर आप यहां पर इस फिगर में देख सकते हैं कि आपको एंटीरियर व्यू दे रखा है, वो भी हाफ ऑफ योर थोरेसिक कैविटी, राइट। तो यहां पर आप देख सकते हो इस थोरेसिक चेंबर को आप जानते हैं वेंट्रली फॉर्म करता है योर स्टर्नम, लेटरली फॉर्म करते हैं योर रिब्स, एंड ऑन द डोर्सल साइड यानी कि पीछे की तरफ फॉर्म करते हैं योर वर्टिब्रल कॉलम। तो ये आपका बैकबोन वाला पोर्शन आपको नीचे की तरफ एक्सटेंड करता हुआ नजर आ रहा है, ओके। तो ये आ रही है आपकी वर्टिब्रल कॉलम, और इसको मैं और अच्छे से स्पेसिफाई कर देता हूं लाइक दिस। सो दिस इज आवर वर्टिब्रल कॉलम, राइट। तो आपके वर्टिब्रल कॉलम से ओरिजिनेट करती हैं द वेरी फर्स्ट सेट ऑफ योर इंटरकॉस्टल्स, जो कि आप देखेंगे यहां से स्टार्ट तो हो रही हैं, बट ये देखिए डोर्सल साइड से इनका ओरिजिन है फ्रॉम द वर्टिब्रल कॉलम। देखिए यहां से ये ओरिजिनेट कर रही हैं एंड दे आर कमिंग टुवर्ड्स द
वेंट्रल साइड, राइट। तो ये वाली जो सेट ऑफ आपको मसल देखने को मिलेंगी, दीज, इसको मैं और अच्छे से स्पेसिफाई कर देता हूं। आपको ये आगे की तरफ फॉर्म करती हुई नजर आएंगी, योर एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल्स। सो आगे की तरफ देखिए, ये इस तरीके से मूव कर रही हैं, और इनके जो मसल फाइबर्स है ना, इनका आप डायरेक्शन देखिए, देखिए कैसे हो रहा है। अगर ये पीछे से आ रही हैं और ये आने के बाद इनका डायरेक्शन कैसा होगा मसल फाइबर्स का, ऐसे नीचे की तरफ, एज इफ आप अपने पॉकेट्स में अपने हैंड्स डालते हैं ना, तो इसी डायरेक्शन में आपकी ये एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स के जो फाइबर्स हैं, दे आर गोइंग टू बी ओरिएंटेड। तो ये वाली जो आपको मसल देखने को मिलेगी, दिस इज गोइंग टू बी योर एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल, और ये डॉर्सल साइड यानी कि आपके वर्टिब्रल कॉलम से ओरिजिनेट कर रही है, एक्सटेंड कर रही है टुवर्ड्स द वेंट्रल साइड टू द स्टर्नम, बट ये आपके स्टर्नम को कंप्लीटली टच नहीं कर रही है। फाइन, सो दिस इज गोइंग टू बी योर एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल। फाइन, अब बात करते हैं इंटरनल इंटरकॉस्टल की। सो इंटरनल इंटरकॉस्टल का ओरिजिन जो होगा वो होगा वेंट्रल साइड पे, यानी कि बेली साइड पे, ये आपके स्टर्नम से ओरिजिनेट कर रही हैं। तो ये लाइट ग्रीन कलर की आपको मसल्स फाइबर देखने को मिल रहे हैं, दे आर रिप्रेजेंटिंग इंटरनल इंटरकॉस्टल्स। फाइन, ओके। अब देखिए इनका जो ओरिजिन है, जैसा कि मैंने बोला, स्टर्नम से होगा, ब्रेस्ट बोन से, ये मूव करेंगी टुवर्ड्स दी बैकवर्ड, राइट। दैट मीन्स ये पीछे की तरफ, डॉर्सल साइड की तरफ जा रही हैं, बट अगेन ये पीछे की तरफ जाती नजर तो आएंगी, बट दे आर नॉट गोइंग टू टच योर वर्टिब्रल कॉलम। तो इसका मतलब ये भी इनकम्प्लीट है। दैट मीन्स बोथ द सेट ऑफ योर इंटरकॉस्टल्स आर गोइंग टू बी इनकम्प्लीट। फाइन, क्योंकि ना तो आने वाली एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल स्टर्नम को टच करेगी, ना ही ये जो इंटरनल इंटरकॉस्टल है वो पीछे जाके आपके वर्टिब्रल कॉलम को टच करेगी। तो आई होप इनके आपको पोजीशन समझ में आई होगी। आइए अब हम इनके रोल को समझते हैं ड्यूरिंग दी process of breathing. So let us begin with the role of your external intercostals first. So सबसे पहले आपको external intercostal की पोजीशन को वापस से विजुअलाइज करा देता हूं। तो देखिए आपको पता है यहां पर ये जो मसल्स होंगे दे आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम योर वर्टिब्रल कॉलम। तो देखिए यहां से ओरिजिनेट हुई, आगे आती हैं वेंट्रल साइड पे, बट आपके स्टर्नम को टच नहीं कर रही हैं, इजंट इट। तो ये जो मसल्स हैं इंस्पायरेशन के टाइम, यानी कि जब आप एयर को इनहेल करते हैं तो ये पर्टिकुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। सो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, लेट अस ट्राई टू विजुअलाइज इट। तो देखिए इनका जो अटैचमेंट है वो बेसिकली किससे है, ऑन द डॉर्सल साइड विथ योर वर्टिब्रल कॉलम। तो ये वर्टिब्रल कॉलम पे लेट्स सपोज ये मसल अटैच्ड है, तो ये अटैचमेंट का पॉइंट हो गया। अब यहाँ पर ये आगे की तरफ ऐसे मसल्स रिब्स को कवर कर रही हैं। सो जब इनकी मसल इंस्पायरेशन के टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, तो देखिए ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेंगी, ऐसे। तो ये मसल फाइबर जो है वो पीछे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जिसकी वजह से एक पुश मिलेगा आपके वर्टिब्रल कॉलम से टुवर्ड्स जो आपके रिब्स को फॉरवर्ड और अपवर्ड मूव करवाता है। तो द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स ड्यूरिंग इंस्पायरेशन विल पुश योर रिब केज फॉरवर्ड एंड अपवर्ड, ठीक है। वाइल एक्सपायरेशन के टाइम में ये मसल्स रिलैक्स कर जाती हैं। सो याद रखिएगा इंस्पायरेशन के टाइम में कौन सी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी, दैट इज गोइंग टू बी योर एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। आइए अब हम देखते हैं द रोल ऑफ योर इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। सो बात की जाए इंटरनल इंटरकॉस्टल्स की, तो जैसा कि मैंने अगेन आपको इसकी पोजीशन बताई हुई है, इनका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, फ्रॉम योर वेंट्रल साइड, फ्रॉम योर स्टर्नम। तो स्टर्नम से ये ओरिजिनेट कर रही हैं और ये पीछे की तरफ मूव कर रही हैं, बट अगेन ये आपके जो वर्टिब्रल कॉलम है उसको टच नहीं करेगी। तो देखिए ये स्टार्ट तो हुई बट पूरी तरह पीछे नहीं पहुंची, ठीक है। तो इनका जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है वो कहाँ है, ऑन द वेंट्रल साइड, इजंट इट। और वेंट्रल साइड पे स्टर्नम से अगर ये अटैच्ड है तो हम मान के चलेंगे कि यहाँ पर ये अटैच्ड है ओवर हियर। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो इनकी मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो दे विल पुश योर रिब केज डाउनवर्ड एंड इनवर्ड। तो ये आपके रिब केज को अंदर की तरफ धकेलेंगे और नीचे की तरफ। सो याद रखिएगा जब भी इंटरनल इंटरकॉस्टल्स की बात की जाए तो ये हमेशा कॉन्ट्रैक्ट करेंगी ड्यूरिंग द एक्सपायरेशन, ठीक है। तो जब आप एयर को एक्सहेल करेंगे ना, फॉर दैट टाइम आप देखेंगे आपका जो रिब केज है वो डाउनवर्ड और बैकवर्ड जाता है, एंड इट इज ड्यू टू दी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ योर इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। वाइल इंस्पायरेशन में ये मसल्स रिलैक्स रहती हैं। सो आई होप यू गॉट द रोल ऑफ दी वेरियस मसल्स जो कि इन्वॉल्व हैं इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। तो बच्चों नाउ वी शैल बी टेकिंग अप द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो बच्चों ब्रीदिंग के बारे में आप सभी जानते हैं ये एक फिजिकल प्रोसेस है जो कि 2 स्टेजेस में कंप्लीट होती है। द वेरी फर्स्ट स्टेज वुड बी इंस्पायरेशन और इनहेलेशन, जिसमें कि आप एयर को इनटेक करते हैं फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इनटू योर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, फॉर एग्जांपल अवर लंग्स, राइट।
देन वी हैव द सेकंड स्टेज कॉल्ड द एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन, जिसमें हम एयर को एक्सहेल आउट करते हैं या एक्सपेल आउट करते हैं फ्रॉम अवर रेस्पिरेटरी ऑर्गन दैट इज लंग्स इनटू द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो ये दो स्टेजेस में आपकी ब्रीदिंग की प्रोसेस कंप्लीट होती है और इन दो स्टेजेस को करवाने के लिए आपको एक प्रेशर ग्रेडियंट रिक्वायर्ड होता है। तो ये जो प्रेशर ग्रेडियंट है, दैट मीन्स द डिफरेंस इन द प्रेशर, वो आपको हमेशा देखने को मिलेगा बिटवीन द लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर, ताकि आपके लंग्स के थ्रू एयर जो है वो इन एंड आउट मूव कर सके। तो ये प्रेशर ग्रेडियंट जो है वो बेसिकली डिसाइड करता है कि एयर कहाँ से कहाँ मूव करेगी। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम मान के चलते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर है गैसेस का, दैट इज 760 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी, राइट, जो कि नॉर्मल प्रेशर है हमारा एटमॉस्फेयर एक्सर्ट करता है एट द मीन सी लेवल। अब मान के चलें हमारे लंग्स के अंदर भी ये सेम ही प्रेशर प्रेजेंट हो, सो मैंने इसको ऐसे ही लिख दिया। दैट मीन्स यहाँ पर क्या कोई डिफरेंस देखने को मिल रहा है बिटवीन द प्रेशर ऑफ द गैसेस जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हो या फिर आपके लंग्स में? नहीं ना, यहाँ पर सेम प्रेशर है। दैट मीन्स प्रेशर का कोई ग्रेडियंट डेवलप नहीं है। तो यहाँ पर क्या कोई एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा? नहीं, राइट। अब अगर मैं यहाँ का जो प्रेशर है वो इंक्रीज कर दूं, यानी कि मैंने लंग्स के प्रेशर को, दैट मीन्स लंग्स में प्रेजेंट एयर के प्रेशर को इंक्रीज कर दिया टू 766। ऑल दीज वैल्यू जो मैं ले रहा हूं दे आर ऑल हाइपोथेटिकल, जस्ट टू एक्सप्लेन यू। तो देखिए, यहाँ पर ये अगर 766 है और बाहर एटमॉस्फेयर में प्रेशर कम है, तो आप जानते हैं हमेशा एयर का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होता है? फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर प्रेशर टू द रीजन ऑफ लोअर प्रेशर। दैट मीन्स आपके लंग्स में प्रेजेंट एयर जो है वो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू बाहर एक्सपेल आउट की जाएगी, राइट। और इस तरीके से आप देखेंगे जो आपकी एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन की प्रोसेस है दैट विल बी अकम्प्लिश्ड। वाइल अगर मैं इस एटमॉस्फेयर के प्रेशर को और इंक्रीज करके लेट्स से 768 कर दूं, तो दैट मीन्स अगेन यहाँ पर डिफरेंस आ गया ना। यहाँ पर आप देख रहे थे 768 हो गया है, दैट मीन्स यहाँ का प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ का प्रेशर कम है। इट मीन्स आपकी एयर जो है नाउ फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर प्रेशर टू द रीजन ऑफ लोअर प्रेशर मूव करेगी। दैट मीन्स इस बारी वो रश इन करेगी थ्रू योर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इनटू योर लंग्स। तो देखिए, प्रेशर का जो ग्रेडियंट है ना, जो डिफरेंस आ रहा है, दैट इज डिसाइडिंग कि एयर कहाँ से कहाँ मूव करेगी। तो ये जो प्रेशर ग्रेडियंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द मूवमेंट ऑफ एयर टू टेक प्लेस थ्रू योर लंग्स, ठीक है। और यही डिसाइड करता है कि कौन सी स्टेज ऑफ ब्रीदिंग आपको देखने को मिलेगी। फाइन। और ये प्रेशर ग्रेडियंट कैसे डेवलप होता है? सो दिस प्रेशर ग्रेडियंट इज डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ योर स्पेशल सेट ऑफ मसल्स, जिनको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। द नंबर 1 वुड बी योर डायफ्रैगम और नंबर 2 जो होगी दैट इज गोइंग टू बी द इंटरकॉस्टल मसल्स। तो आइए बच्चों, अब हम देखने जा रहे हैं द वेरियस इवेंट्स दैट लीड टू द प्रोसेस ऑफ इंस्पायरेशन और इनहेलेशन। तो इनहेलेशन या इंस्पायरेशन को फेवर करने वाले वो इवेंट्स कौन से हैं, उसको समझने से पहले हमें अपने थोरेसिक कैविटी के 2 एक्सेस को समझना पड़ेगा। तो बच्चों, जो हमारी थोरेसिक कैविटी है ना, जो कि आपके सामने यहाँ पर ऐसे नजर आ रही है, इसके आपको 2 एक्सेस देखने को मिलेंगे। देयर इज गोइंग टू बी 1 एक्सेस जो कि आपके एंटीरियर साइड को पोस्टीरियर साइड से कनेक्ट करेगा। सो दिस पर्टिकुलर एक्सेस would be your antero-posterior axis, और जो दूसरा एक्सेस होगा वो आपके वेंट्रल साइड यानी कि आपके बेली साइड को आपकी बैक साइड यानी कि डॉर्सल साइड से कनेक्ट करेगा, राइट। सो दिस पर्टिकुलर एक्सेस वुड बी योर डॉर्सो वेंट्रल एक्सेस, ठीक है। सो ये है आपका डॉर्सो वेंट्रल एक्सेस। सो 2 एक्सेस आपके थोरेसिक कैविटी के आपको याद रखने हैं। सो आइए देखते हैं क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंस्पायरेशन। तो सबसे पहले जो हमारी फर्स्ट सेट ऑफ मसल है ना, दैट इज डायफ्रैगम, उसमें क्या चेंज होगा? तो डायफ्रैगम जो है ना, उसकी मसल्स बच्चों कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। तो डायफ्रैगम आप जानते हैं नॉर्मल स्टेट में वो ऐसे डोम शेप रहता है, बट ड्यूरिंग इंस्पायरेशन ये डायफ्रैगम की जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और उसकी वजह से आपका डायफ्रैगम जो है वो नीचे की तरफ मूव करेगा, तो वो ऐसे फ्लैट हो जाएगा। तो डायफ्रैगम की कॉन्ट्रैक्शन से आप देखोगे आपका जो एंटेरो पोस्टीरियर एक्सेस है वो इंक्रीज कर जाएगा, इजंट इट? अभी तक एंटेरो पोस्टीरियर एक्सेस यहाँ से यहाँ तक था, बट अपॉन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्रैगम
ये एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस और नीचे तक आ जाएगा। इसका मतलब अगेन यहाँ पर लेंथ ऑफ द एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस इंक्रीज कर गई, राइट। देन वी सी टू द एक्टिविटी ऑफ द सेकंड सेट ऑफ योर मसल्स, जिन्हें बुलाते हैं द इंटरकॉस्टल, जिसमें कि चीफ रोल वुड बी ऑफ योर एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल। सो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल जो मसल्स होती हैं, आप जानते हैं ना, ये आपके वर्टिब्रल कॉलम से ओरिजिनेट करती हैं, देन रन टुवर्ड्स दी वेंट्रल साइड, और ये आपके स्टर्नम से कंप्लीटली अटैच नहीं होंगी, राइट। तो ये जो मसल्स होंगी दे आर गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट, ओके। और ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो एज आई टोल्ड यू इनका पॉइंट ऑफ अटैचमेंट पीछे है ना, तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी सो दे विल पुश योर रिब केज फॉरवर्ड एंड अपवर्ड, ठीक है। तो ड्यूरिंग इंस्पायरेशन आपका जो रिब केज है वो फॉरवर्ड एंड अपवर्ड जाता है ना, दैट इज ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, और उस टाइम पर आपका जो डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस है वो भी एक्सपैंड कर जाता है, दैट ऑल्सो इंक्रीजेस। तो इसका मतलब आप देख रहे हो जो ओवरऑल वॉल्यूम होगा आपकी थोरेसिक कैविटी का, वो इन दोनों एक्सिस के इंक्रीज होने की वजह से इंक्रीज नजर आएगा। सो ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक चेंबर विल इंक्रीज, ठीक है। और यहां पर आपको याद रखना है इंस्पायरेशन में जो मेन रोल है दैट इज गोइंग टू बी ऑफ द एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, ठीक है, यही यहां पर कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, वाइल जो इंटरनल इंटरकॉस्टल होंगी वो इस टाइम पर रिलैक्स रहेंगी, ठीक है। इस बात को आपको याद रखना है। इसीलिए एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स को हम इंस्पायरेटरी मसल्स भी बुलाते हैं, बिकॉज उनका कॉन्ट्रैक्शन जो है वो इंस्पायरेशन में हेल्प करता है। सो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल्स को हम लोग इंस्पायरेटरी मसल्स भी बुलाते हैं, फाइन, ओके। एंड याद रखिएगा इंस्पायरेशन की जो प्रोसेस है दैट इज एन एक्टिव प्रोसेस, बिकॉज उसके लिए हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। क्यों एनर्जी रिक्वायर्ड होगी? बिकॉज आप जानते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ओके। एंड दैट इज वाई इंस्पायरेशन जो है दिस इज गोइंग टू बी एन एक्टिव प्रोसेस। इस बात को भी मैं यहां मेंशन कर देता हूं। सो दिस इज एक्टिव प्रोसेस, फाइन, ओके। अब हम देखते हैं, हमने देख लिया जो आपकी थोरेसिक कैविटी है उसका ओवरऑल वॉल्यूम इंक्रीज करके। अब आप एक चीज जानते हैं बच्चों, जब भी वॉल्यूम इंक्रीज करता है अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, तो प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो जो प्रेशर आपके यहाँ पर प्रेजेंट लंग्स हैं, क्योंकि आप जानते हैं ना जब थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो आपके जो पल्मोनरी वॉल्यूम है यानी कि लंग का वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज करेगा, है ना। और अगर वॉल्यूम ऑफ योर लंग इंक्रीज हो जाएगा दैट मीन्स प्रेशर इनसाइड इट विल डिक्रीज। तो इसका मतलब यहाँ पर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर विल डिक्रीज। इंट्रा पल्मोनरी, इंट्रा मीन्स होता है विद इन एंड पल्मोनरी इज अ वर्ड गिवन टू द लंग्स। तो लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, और एटमॉस्फेयर में अगर प्रेशर ज़्यादा है तो एयर कहाँ से कहाँ मूव करेगी? फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इनटू द लंग्स, इजंट इट। तो इसीलिए जो एयर होगी दैट विल कम इनसाइड योर lungs, isn't it? So this is going to be how inspiration will take place. So intrapulmonary pressure decrease होने की वजह से air from the outside will enter into the lungs. So I hope you got the concept of inspiration very clear. While अगर हम बात करें with the process of expiration, तो expiration में all the events are going to be reversed. तो क्या होगा? यहाँ पर आप देखेंगे आपका जो डायफ्रैगम है वो रिलैक्स कर जाएगा, दैट मीन्स वो वापस से ऐसे डोम शेप हो जाएगा, दैट मीन्स डायफ्राम की मसल ऊपर चली गई है ना, तो उसकी वजह से देखिए ये डोम शेप हो गया। तो जो आपका एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस था जो कि इंक्रीज हुआ था इन दी इंस्पायरेशन वो वापस से डिक्रीज हो गया, इजंट इट। और आपकी जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स थी वो रिलैक्स कर गई, ठीक है। तो ये अगर रिलैक्स कर जाएंगी ऑब्वियसली इसका मतलब यहाँ पर कोई एनर्जी स्पेंड नहीं होगी, इसलिए एक्सपायरेशन की प्रोसेस वुड बी your passive process, ठीक है। तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल रिलैक्स करेंगी वाइल योर इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी इन दिस टाइम, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होगा, आपका जो रिब केज है वो अंदर की तरफ पुश किया जाएगा, तो इनवर्ड एंड डाउनवर्ड। तो उसकी वजह से रिब्स जो है एंड स्टर्नम दे रिटर्न टू देयर ओरिजिनल पोजीशन, और आपका जो डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस है ये वाला एक्सिस वो भी रिड्यूस हो जाएगा, उसकी लेंथ भी कम हो जाएगी। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो ओवरऑल वॉल्यूम था थोरेसिक कैविटी का जो कि इंक्रीज किया था ड्यूरिंग इंस्पायरेशन वो वापस से डिक्रीज कर जाएगा। सो ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक चेंबर डिक्रीजेस, और आप जानते हैं अगर थोरेसिक चेंबर का वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो लंग्स का भी वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, और वॉल्यूम अगर कम हो जाता है इनसाइड द लंग्स तो बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग आप जानते हैं प्रेशर विल इंक्रीज, बिकॉज दीज टू एंटिटीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो वॉल्यूम कम हुआ तो जो लंग्स के अंदर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर था दैट इज गोइंग टू इंक्रीज। अब लंग्स के अंदर ज़्यादा प्रेशर ऑफ एयर है, बाहर एटमॉस्फेयर में कम है, तो ऑब्वियसली एयर का मूवमेंट कहाँ से होगा?
फ्रॉम द लंग्स इनटू द एटमॉस्फेयर। तो इसका मतलब यहाँ पर एयर फ्रॉम द लंग्स विल बी एक्सपेल्ड आउट इनटू द एटमॉस्फेयर एंड दिस लीड्स टू expiration or the exhalation. So I hope the basic mechanism of breathing is very clear to all of you. तो बच्चों, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर यू। हमने अभी तक पढ़ा है बच्चों की दो ही सेट ऑफ इंपॉर्टेंट मसल्स हैं जो कि पार्टिसिपेट करेंगी ब्रीदिंग में, बट आई मस्ट टेल यू समथिंग कि जो ब्रीदिंग की इंटेंसिटी है, दैट मीन्स इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की जो स्ट्रेंथ है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। दैट मीन्स वी कैन इवन फोर्सफुली इनहेल और फोर्सफुली एक्सहेल द एयर आउट ऑफ आवर लंग्स, और इसको फैसिलिटेट करती हैं दी एब्डोमिनल मसल्स। तो कुछ एडिशनल एब्डोमिनल मसल्स हैं जो कि इंक्रीज कर सकती हैं द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। सो दिस इज वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू टू रिमेंबर। सेकेंडली, अब अगर हम बात करें कि नॉर्मल ब्रीदिंग रेट की इन एन हेल्दी पर्सन, तो एक नॉर्मल ब्रीदिंग रेट ऑफ एन हेल्दी पर्सन वुड बी 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। तो एक हेल्दी पर्सन एक मिनट में करीबन 12 से 16 बार जो है वो एयर को इनहेल और एक्सहेल आउट करता है, राइट। और बात की जाए जो वॉल्यूम ऑफ एयर है जो कि हमारे ब्रीदिंग मूवमेंट्स में एक्सचेंज हो रही है, उसको हम एस्टिमेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ स्पायरोमीटर। तो स्पायरोमीटर जो है वो बेसिकली एक अपैरेटस है जिसकी मदद से हम हमारे लंग्स में आ रहे या फिर जा रहे वॉल्यूम ऑफ एयर को मेजर कर सकते हैं, एंड द टेक्निक वुड बी कॉल्ड द स्पायरोमेट्री। ठीक है, तो स्पायरोमीटर एक अपैरेटस है जिसके थ्रू हम वॉल्यूम्स ऑफ लंग्स को मेजर कर सकते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम बिगिन करते हैं विद अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। तो बच्चों, इन्हें हम पल्मोनरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज भी बुलाते हैं, और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज अक्सर आप देखेंगे एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज बेसिकली मेजर करते हैं वो वॉल्यूम ऑफ एयर को जो कि एक्सचेंज होता है बिटवीन अवर लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग अ ब्रीदिंग साइकिल। ठीक है, तो हमारे पास टोटल 4 रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स होते हैं, और इन्हीं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स के एडिशन से हमें वेरियस रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज मिलती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना अटेंशन पे करेंगे टू द 4 रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स फर्स्टली। तो सबसे पहले जो हमें वॉल्यूम देखने को मिलेगा दैट इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम, जिसे हम शॉर्टली अब्रीविएट करते हैं एस टीवी, ये वो वॉल्यूम ऑफ एयर है जो कि हम इनहेल करते हैं या फिर एक्सहेल आउट करते हैं ड्यूरिंग अ नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग। तो एक नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग में आप कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर अंदर लेते हैं या कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर बाहर रिलीज आउट करते हैं, दैट इज योर टाइडल वॉल्यूम, और इसकी वैल्यू आती है अराउंड 500 ml। तो लेट अस ट्राई टू विजुअलाइज दिस आल्सो बच्चों। ये देखिए वैल्यूज आपको याद रखनी है बिकॉज एग्जामिनेशन में इन वैल्यूज पे भी क्वेश्चन आता है। सो यहाँ पर आपको आपके लंग्स देखने को मिल रहे हैं जो कि वेरियस कलर से फिल्ड हैं, राइट। तो ये जो वेरियस कलर्स हैं ये वेरियस रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स को डिपेक्ट कर रहे हैं, बट आवर अटेंशन इन दिस फर्स्ट केस वुड बी ऑन दिस ग्रीन वॉल्यूम। ठीक है, तो ये जो वॉल्यूम ऑफ एयर है, सिंस इट इज क्लोज टू दीज रेस्पिरेटरी ट्यूब्स, तो आपको यहाँ पर क्वाइटली अंदाजा लग चुका होगा कि ये ही वो वॉल्यूम ऑफ एयर होगा जो कि नॉर्मली ब्रीदिंग में एक्सहेल आउट किया जाएगा या फिर इनहेल इन किया जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी आवर टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी थी? 500 ml। फाइन, ओके। अब आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर डायग्राम में ये जो लंग्स में ऊपर की स्पेस है ना, ये वेकेंट पड़ी हुई है। दैट मीन्स यहाँ पर कोई एयर फिल्ड नहीं है, देयर इज नो वॉल्यूम ऑफ एयर। तो ये जो एक्स्ट्रा स्पेस एम्प्टी है ये तभी फिल की जा सकती है जब हम फोर्सफुली एयर को इनहेल करें। ठीक है, तो ये बेसिकली एक रिजर्व्ड वॉल्यूम है जो कि तभी फिल्ड होगा जब एक्स्ट्रा एयर इनहेल की जाएगी अपॉन फोर्सफुल इनहेलेशन। ठीक है, तो फोर्सफुल इनहेलेशन में ये एयर आके यहाँ पर फिल हो जाती है। सो ये जो एक्स्ट्रा एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर हम फोर्सफुल इनहेलेशन के टाइम पे इनहेल करते हैं, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो हमारा सेकेंड वॉल्यूम है वो क्या है भाई? सो इट इज द एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इनहेल और इंस्पायर बाय अ फोर्सफुल इंस्पायरेशन। तो फोर्सफुली इनहेल करने पर कितना एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर हम अपने लंग्स में अकोमोडेट कर सकते हैं, दैट इज गोइंग टू बी योर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, ओके। नाउ इसकी जो वैल्यू है वो रेंज करेगी बिटवीन 2500 to 3000 ml, दैट इज 2.5 to 3 लीटर्स। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे फर्स्ट 2 रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। आई होप दीज आर क्लियर। नाउ वी शैल बी सीइंग द नेक्स्ट वॉल्यूम जिसे हम बुलाते हैं द एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम।
जिसे हम शॉर्टली अब्रीविएट करते हैं एज ERV। तो अगेन इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की तरह भी ये भी एक एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ही है। तो अगेन हम वापस से वहीं से नॉर्मल वाले अपने डायग्राम पे आ गए हैं, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये हमारा टाइडल वॉल्यूम है, इजंट इट। और यहाँ नीचे आपको ये ब्लू कलर में जो कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर देखने को मिल रहा है, ये एक्स्ट्रा ऐसा रिजर्व्ड वॉल्यूम ऑफ एयर है जो कि हमारे लंग्स से बाहर रिलीज किया जा सकता है। बट इसको रिलीज करने के लिए आपको फोर्सफुली एक्सहेल करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर है इसे हम बुलाते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये रिजर्व्ड है और ये वॉल्यूम तभी बाहर एक्सपेल आउट होगा जब हम फोर्सफुली एक्सहेल करेंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी दिस पर्टिकुलर वॉल्यूम, जो कि कैसे डिफाइन किया जाएगा। सो इट इज द एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सहेल और एक्सपायर बाय अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन, ठीक है। ओके, एंड इसकी वैल्यू आती है अराउंड 1000 to 1100 मिलीलीटर्स, जिसको कि हम 1 लीटर to 1.1 लीटर भी कह सकते हैं, ठीक है। सो ये है वो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो नॉर्मली हम इतना वॉल्यूम एयर तो रिलीज करते ही हैं, अगर हम फोर्सफुली करेंगे तो ये वॉल्यूम ऑफ एयर भी चला जाएगा। दैट मीन्स हमारे पास सिर्फ ये वॉल्यूम ऑफ एयर ही रह जाएगा। सो दिस वॉल्यूम ऑफ एयर हमेशा आपके लंग्स के अंदर प्रेजेंट रहेगा और इस वॉल्यूम ऑफ एयर को हम कहते हैं द रेसिडुअल वॉल्यूम। तो नेक्स्ट वॉल्यूम जो कि हमारा फोर्थ वॉल्यूम है, दैट इज द रेसिडुअल वॉल्यूम, विच इज द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन। तो आप कितनी ही फोर्सफुली एक्सपायर क्यों ना कर लो, एक्सहेल क्यों ना कर लो, कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर हमेशा आपके लंग्स के अंदर प्रेजेंट होगा एंड दैट इज गोइंग टू बी रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। तो ये जो वॉल्यूम ऑफ एयर है दिस कैन नेवर बी एक्सपेल्ड आउट ऑफ योर लंग्स। और इसीलिए स्पायरोमीटर की जब हम रीडिंग करते हैं ना क्लिनिकल डायग्नोसिस के टाइम पर, ये वॉल्यूम ऑफ एयर हम मेजर नहीं कर सकते बिकॉज ये कभी भी आपकी लंग्स से बाहर ही नहीं आता है, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट पॉइंट और इसकी वैल्यू रेंज करती है अराउंड 1100 to 1200 milliliters. So I hope the basic 4 respiratory volumes are clear to all of you. तो बच्चों वेरियस रेस्पायरेटरी वॉल्यूम्स को स्टडी करने के बाद वी विल बी हेडिंग टुवर्ड्स द रेस्पायरेटरी कैपेसिटीज, राइट। तो रेस्पायरेटरी कैपेसिटीज हमें कैसे मिलती हैं? बाय एडिंग 2 और मोर रेस्पायरेटरी वॉल्यूम्स, ठीक है। तो सबसे पहली जो कैपेसिटी हम स्टडी करेंगे दैट इज इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, और जिसको हम अब्रीविएट करते हैं एज IC। तो ये बेसिकली क्या है बच्चों? ये वो वॉल्यूम ऑफ एयर है जो कि अ पर्सन इंस्पायर या इनहेल कर सकता है आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन। तो मान लीजिए आपने नॉर्मली अपनी एयर को एक्सहेल आउट किया क्वाइट ब्रीथिंग से, तो क्वाइट ब्रीथिंग में कौन सा वॉल्यूम ऑफ एयर बाहर जाता है? दैट इज गोइंग टू बी योर टाइडल वॉल्यूम ना, जो कि बाहर एक्सहेल आउट करता है या फिर इनहेल करता है। तो आपने क्वाइटली ब्रीथ आउट किया तो मतलब आपने अपना टाइडल वॉल्यूम ऑफ एयर को बाहर रिलीज किया होगा। सो ये वॉल्यूम ऑफ एयर बाहर चला गया होगा, इजंट इट। और इसके बाद अगर आपने इनहेलेशन किया, ओके, तो आपने कितनी मैक्सिमम इनहेलेशन की हो सकती है? तो देखिए जब आप इनहेल करेंगे तो ये टाइडल वॉल्यूम ऑफ एयर तो सबसे पहले आके फिल होगा, इजंट इट। और अगर इस नॉर्मल इनहेलेशन के बाद आपने फोर्सफुली और इनहेल कर दिया तो कुछ एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर आके आपके लंग्स में फिल हो जाएगी ना, एंड दिस वाज कॉल्ड द इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, है ना। तो इन टोटल अगर एक नॉर्मल एक्सहेलेशन के बाद आप इनहेल करते हैं तो कितना मैक्सिमम आप इनहेल कर सकते हैं? फर्स्टली जितना आपने नॉर्मल एक्सहेलेशन में एक्सहेल किया था वो, दैट इज टाइडल वॉल्यूम, और जो एडिशनल वॉल्यूम हम फोर्सफुल इनहेलेशन से इनहेल कर सकते हैं दैट इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दैट इज गोइंग टू मेक अप योर इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो मतलब टोटल हम कितना वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल कर सकते हैं आफ्टर नॉर्मल एक्सहेलेशन? दैट वुड बी द सम ऑफ दीज टू volumes, inspiratory reserve volume plus the tidal volume. So this makes our inspiratory capacity, ठीक है। और इनकी वैल्यू रेंज भी हम फाइंड कर सकते हैं बाय एडिंग द रियल वैल्यूज ऑफ दीज टू वॉल्यूम्स। फॉर एग्जांपल टाइडल वॉल्यूम आप जानते हैं इट वाज 500 ml एंड IRV का रेंज था 2500 to 3000 ml। तो अगर आप इनको ऐड करके देखेंगे तो आपको इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का रेंज जो है वो 3000 ml to 3500 ml में देखने को मिलेगा, ठीक है। देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट कैपेसिटी जिसे हम बुलाते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो एक नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद, मतलब नॉर्मल एयर इनहेल करने के बाद आप कितना वॉल्यूम ऑफ एयर मैक्सिमली बाहर रिलीज कर सकते हैं? सो द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पायरेशन, वो कहलाता है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो देखिए इसको हम समझते हैं विद अ फ्रेश डायग्राम। तो यहाँ पर आपने नॉर्मली इनहेल किया तो टाइडल वॉल्यूम इनहेल किया होगा ना,
तो ये टाइडल वॉल्यूम तो आपने इनहेल किया नॉर्मल इंस्पायरेशन में, तो जब आप एक्सहेलेशन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आप टाइडल वॉल्यूम को ही रिलीज करेंगे, राइट। और साथ ही साथ अगर आपने अपनी एक्सहेलेशन को और फोर्सफुल कर दिया तो इसका मतलब आप ये एक्स्ट्रा रिजर्व्ड वॉल्यूम भी रिलीज कर देंगे, जो कि सिर्फ फोर्सफुल एक्सहेलेशन के टाइम पे ही रिलीज आउट होता, दैट वाज कॉल्ड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो टोटल हम इतना वॉल्यूम ऑफ एयर रिलीज आउट कर सकते हैं ना, दिस इज गोइंग टू डिपिक्ट द कैपेसिटी ऑफ आवर लंग्स टू एक्सहेल द एयर आउट ऑफ आवर बॉडी। सो दिस इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी जो है वो किसका सम होगी, टाइडल वॉल्यूम का, यानी कि वो वॉल्यूम ऑफ एयर जो कि आप नॉर्मली ब्रीद आउट करते हैं, एंड उस वॉल्यूम ऑफ एयर का जो कि आप फोर्सफुल एक्सहेलेशन के टाइम पर ब्रीद आउट करेंगे, ठीक है। सो EC इज इक्वल्स टू TV प्लस ERV, फाइन, ओके। नाउ वी मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट वॉल्यूम, दैट इज फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, ठीक है। तो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, भाई रेसिडुअल कैपेसिटी वर्ड तो आपको बता रहा है कि कुछ ऐसा वॉल्यूम ऑफ लंग हमें फाइंड करना है जो कि लंग्स के अंदर रेसिड्यू के फॉर्म में रह जाता है, ठीक है ना, ओके। एंड वर्ड लग गया है इसके पहले फंक्शनल। तो पहले तो समझते हैं कि क्या मतलब है इस वॉल्यूम का या फिर कैपेसिटी का। तो ये वो वॉल्यूम ऑफ एयर है जो कि आपकी लंग्स के अंदर हमेशा प्रेजेंट रहेगा जब आप नॉर्मली क्वाइटली ब्रीदिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप नॉर्मली एक्सहेल आउट कर रहे हैं, तो नॉर्मल एक्सपायरेशन के केस में, देखिए नॉर्मल एक्सपायरेशन के केस में आप हमेशा टाइडल वॉल्यूम को ही तो रिलीज आउट करते हैं ना, तो इसका मतलब आपके पास सिर्फ ये दो वॉल्यूम्स ही प्रेजेंट रहते हैं इन द लंग्स अगर आप नॉर्मल एक्सहेलेशन करते हैं। तो दिस वॉल्यूम वाज योर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और ये तो वो वॉल्यूम है जो कि लंग से कभी बाहर आता ही नहीं है, इसका नाम है रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम, ये वॉल्यूम्स का जो सम है वो हमें बताता है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी को, दैट मीन्स वो वॉल्यूम ऑफ एयर जो कि लंग्स के अंदर रहेगा इवन आफ्टर अ नॉर्मल एक्सहेलेशन, ठीक है, ओके। तो नॉर्मल एक्सहेलेशन के बाद इतना वॉल्यूम हमेशा रहेगा, दैट इज फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, ठीक है, फाइन। देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट कैपेसिटी जिसका नाम है वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी, ये देखिए बच्चों, ये वो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर है जो कि पर्सन ब्रीथ इन कर सकता है आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपायरेशन, या फिर इसी डेफिनेशन को हम बदल सकते हैं बाय सेइंग द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर अ फोर्स्ड इंस्पायरेशन। तो लेट अस टेक अप दिस फर्स्ट एस्पेक्ट। मान लीजिए आपने फोर्स्ड एक्सपायरेशन किया, फोर्स्ड एक्सपायरेशन में आपने जो नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ एयर था उसको तो रिलीज आउट किया ही, दैट मीन्स आपने अपना टाइडल वॉल्यूम तो रिलीज किया, और फोर्सफुली किया तो आपने अपना एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी रिलीज आउट किया, है ना, ओके। तो जब आप इनहेल करेंगे नेक्स्ट टाइम, तो सबसे पहले कौन सा वॉल्यूम फिल होगा, ऑब्वियसली आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो कि रिजर्व था ना, तो क्योंकि वो आपने फोर्सफुल एक्साइलेशन के टाइम पे या एक्सपायरेशन के टाइम पे रिलीज कर दिया था, तो सबसे पहले वो वॉल्यूम फिल होगा, दैट मीन्स ये वाला। उसके बाद आपका टाइडल वॉल्यूम आके फिल होगा, और उसके ऊपर भी हम एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर अंदर ले सकते हैं, बिकॉज यहाँ वर्ड लग रहा है मैक्सिमम वॉल्यूम। तो मैक्सिमम वॉल्यूम हम ले सकते हैं ना अगर हमने फोर्सफुल इंस्पायरेशन भी कर लिया अपने फोर्स एक्सपायरेशन के बाद, तो दैट इज गोइंग टू मेक अप द सम ऑफ दीज थ्री वॉल्यूम्स टुगेदर। तो देखिए आप सबसे पहले एक फोर्स एक्सपायरेशन के बाद अपना एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को फिल करेंगे, देन टाइडल वॉल्यूम, और इसके बावजूद अगर आपने फोर्सफुल इंस्पिरेशन कर लिया तो आप अपना IRV भी फिल कर लेंगे। तो दैट मीन्स इतना टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर आप इनहेल कर सकते हैं, मैक्सिमम वॉल्यूम जो आप इनहेल कर सकते हैं आफ्टर फोर्सफुली एक्सहेलिंग द एयर आउट ऑफ योर लंग्स, एंड दिस ऑल थ्री मेक्स अप योर वाइटल कैपेसिटी। सो ये है आपका वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। तो वाइटल कैपेसिटी के बारे में आई होप आपको समझ में आ गया होगा दैट इट इज द सम ऑफ ERV, TV एंड IRV, ठीक है, ओके। नाउ वी मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट वॉल्यूम जो कि कैपेसिटी है, द लास्ट कैपेसिटी। सो दिस इज अ वेरी इजी वन, ये है द टोटल लंग कैपेसिटी, TLC, ठीक है। दैट मीन्स आपके लंग्स के अंदर टोटल कितना वॉल्यूम ऑफ एयर फिल्ड हो सकता है, दैट इज गोइंग टू बी योर टोटल लंग कैपेसिटी, जो कि ऑब्वियसली आप जानते हैं सम होगा इन्हीं चारों वॉल्यूम्स का, ठीक है। सो द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी अकोमोडेटेड इनसाइड द लंग्स एट द एंड ऑफ अ फोर्स्ड इंस्पायरेशन, ठीक है। तो फोर्स्ड इंस्पायरेशन करने के बाद टोटल कितना वॉल्यूम फिल रह सकता है, तो देखिए नॉर्मली तो ये वॉल्यूम ऑफ एयर रहता है, फोर्स्ड इंस्पायरेशन पे IRV आ गया, दैट मीन्स ये टोटल
चार वॉल्यूम्स का सम हमको देगा द टोटल लंग कैपेसिटी, दैट इज योर IRV प्लस योर टाइडल वॉल्यूम प्लस योर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड योर रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, तो इन चारों का सम हमें देता है द टोटल लंग कैपेसिटी। सो आई होप आपको ये वेरियस रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज या फिर पल्मोनरी कैपेसिटीज अच्छे से समझ आई होंगी। तो बच्चों, अब आपकी स्क्रीन पर मेंशन है एक स्पायरोग्राम जो कि आपको देखने को मिलता है आफ्टर क्लिनिकल डायग्नोसिस थ्रू द टेक्निक ऑफ स्पायरोमेट्री। तो देखते हैं कि कैसे एक स्पायरोग्राम को हम इंटरप्रेट करते हैं और फाइंड आउट करते हैं वेरियस रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। तो बच्चों, इस एक्सेस पे आप देख रहे हैं आपको यहाँ पर वॉल्यूम दे रखे हैं और ये जितने भी वॉल्यूम्स यहाँ मेंशन हैं दे आर ऑल इन मिलीलीटर्स। तो दे आर ऑल इन मिलीलीटर्स। ओके, तो बच्चों आप इस ग्राफ को अगर ध्यान से देखेंगे आपको यहाँ पर अराउंड 1200 ml तक का कुछ वॉल्यूम देखने को मिलेगा जो कि हमेशा लंग्स के अंदर प्रेजेंट रहता है। नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई टू एक्सपेल दैट एयर आउट, वो कभी भी बाहर नहीं आएगी। सो दिस पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ एयर जो हमेशा लंग्स के अंदर रेसिड्यू के फॉर्म में रहेगा वुड बी योर रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, ओके, एंड इस पर्टिकुलर वॉल्यूम को हम स्पायरोमेट्री की टेक्निक के थ्रू मेजर नहीं कर सकते बिकॉज इट नेवर कम्स आउट, ये बाहर ही नहीं आता है, तो हाउ विल वी मेजर इट। ठीक है, देन इस रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर के ओवर आपको कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर देखने को ऐसा मिलेगा जो कि रिजर्व्ड रहता है। ओके, सो ये जो वॉल्यूम आपको एयर का देखने को मिलेगा ये तब तक रिजर्व्ड है जब तक कि आप फोर्सफुली एक्सेल आउट नहीं कर रहे हैं। दैट मीन्स ये तभी बाहर जा सकता है आपके लंग्स के जब आप फोर्सफुली एक्सेल करेंगे, एंड दैट रिजर्व्ड वॉल्यूम ऑफ एयर इज कॉल्ड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो यहाँ पर इसका आपको मेजरमेंट देखने को मिलेगा एट अराउंड 2300 ml। तो इसका मतलब अगर हम डिफरेंस देखें रेसिडुअल वॉल्यूम की वैल्यू पे और इसके, तो आप देखेंगे यहाँ पर 2300 माइनस 1200 वुड मेक इट 1100। तो आपने पढ़ा हुआ है ही कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का जो रेंज है दैट इज अराउंड 1000 to 1100। तो मैंने मैक्सिमम लिमिट ही ली हुई है, सो ये वैल्यू आएगी अराउंड 1100 ml की। सो अराउंड 1100 ml ऑफ एयर ऐसी है जो कि आप एक्सपेल आउट तभी कर पाएंगे जब आप फोर्सफुली एक्सेल करेंगे, एंड दैट इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। देन अब आप देखेंगे इस 2300 के बाद आपको अनदर जो वॉल्यूम देखने को मिल रहा है दैट इज अराउंड 2800। तो डिफरेंस कितने का है? अराउंड 500 ml ऑफ एयर। तो यहाँ पर आपको 500 ml देखने को मिल रहा है। तो बच्चों ये जो 500 ml ऑफ एयर है ना, ये हम लोग नॉर्मली क्वाइट ब्रीदिंग के टाइम पर इनहेल इन करते हैं और एक्सहेल आउट करते हैं, एंड दिस रिप्रेजेंट्स अवर टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, और इस टाइडल वॉल्यूम के बियॉन्ड भी कुछ एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर हम इनहेल कर सकते हैं अगर हम फोर्सफुली इनहेल करें। तो वो वॉल्यूम ऑफ एयर जो कि आपको यहाँ पर एक बड़ी सी पीक बनाता हुआ नजर आ रहा है, दिस इज गोइंग टू रिप्रेजेंट दैट एक्स्ट्रा रिजर्व्ड वॉल्यूम जो कि तभी फिल होगा जब हम फोर्सफुली इनहेल करेंगे, एंड दैट इज कॉल्ड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर हम डिफरेंस देखें यहाँ पर 5800 माइनस 2800 वुड मेक इट 3000। और आपको पता है ये जो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है उसका रेंज अराउंड 2500 टू 3000 ml ही था। दैट मीन्स हमने यहाँ पर अगेन मैक्सिमम लिमिट ही ली है। फाइन, ओके, नाउ ये तो थे हमारे चार रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। अब इन्हीं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स के वेरियस कॉम्बिनेशन से हम वेरियस रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज फाइंड करेंगे। ठीक है, तो बच्चों हम यहाँ पर पहली कंडीशन लेते हैं। मान लीजिए आपने नॉर्मली एयर इनहेल किया और फोर्सफुली उसके बाद, मतलब आपने नॉर्मली इनहेल करने के बाद स्टॉप किया और फोर्सफुली और एयर अंदर इनहेल करी। दैट मीन्स आपने टाइडल वॉल्यूम लिया फर्स्ट कंडीशन में, और सेकंड कंडीशन में फोर्सफुल इंस्पायरेशन में इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम लिया। तो टोटल आपने कितना वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल किया, दैट विल मेक इट योर इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जो आपको देखने को मिल रहा है एट द लेवल ऑफ टाइडल वॉल्यूम, दिस इज गोइंग टू बी योर इंस्पायरेशन कैपेसिटी और द इंस्पायरेटरी कैपेसिटी वॉल्यूम। ठीक है, ओके, वाइल जो रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ एयर है जो कि आपके लंग्स के अंदर हमेशा प्रेजेंट रहेगा अगर आप नॉर्मली एक्सहेल कर रहे हैं। तो मान लीजिए आपने नॉर्मली एक्सहेल आउट किया तो इसका मतलब आपने टाइडल वॉल्यूम ही रिलीज आउट कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब अभी भी आपके लंग्स में वो वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट है जो कि आप फोर्सफुली एक्सहेल आउट कर सकते थे, दैट इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एंड जो वॉल्यूम ऑफ एयर हमेशा आपके लंग्स में रहेगा वो तो रहेगा ही, दैट इज योर रेसिडुअल वॉल्यूम। तो इन दोनों का सम विल गिव यू दी फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। और एक और कैपेसिटी ऐसी है जो कि आपको अगेन देखने को मिल रही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर अगर आप सपोज
एक नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद नॉर्मली एक्सेल करते हैं और उसके बाद फोर्सफुली और एक्सेल करते हैं, तो आपने टोटल कितना आपकी कैपेसिटी है टू एक्सेल द एयर आउट? तो फर्स्टली टाइडल वॉल्यूम आपने रिलीज किया, देन आपने एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम रिलीज किया, तो इन दोनों का सम विल गिव यू द एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, दैट मीन्स योर कैपेसिटी टू एक्सेल द एयर आउट। फाइन, ओके। फिर हमारे पास आता है द नेक्स्ट कैपेसिटी, जिसे हम बुलाते हैं वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी क्या है? एक नॉर्मल आप कह सकते हो कि एक रादर वी वुड से कि फोर्सफुल एक्सेलेशन के बाद या फोर्सफुल इनहेलेशन के बाद आप टोटल कितना एयर इनहेल कर सकते हैं या फिर टोटल कितना एयर एक्सेल कर सकते हैं। तो इमेजिन कीजिए आपने फोर्सफुली एक्सेल किया हुआ था, इसका मतलब आपके पास सिर्फ रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट है लंग्स के अंदर। तो जैसे जैसे अब आप इनहेल करेंगे तो क्या होगा? सबसे पहले आपका जो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है वो फिल होगा, देन उसके बाद आपका टाइडल वॉल्यूम फिल होगा, एंड लास्टली आपने और फोर्सफुली इनहेल किया तो आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी फिल होगा। दैट मीन्स इन तीनों का सम विल गिव यू द वाइटल कैपेसिटी। दैट मीन्स ये वो वॉल्यूम ऑफ एयर है, मैक्सिमम एयर है जो कि आप एक्सचेंज कर सकते हैं विद द एनवायरनमेंट। फाइन, ओके। एंड लास्टली इन सभी वॉल्यूम्स का जो सम होगा जो कि आपके टोटल लंग के अंदर प्रेजेंट होगा वुड बी द टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है, तो आई होप नाउ यू अंडरस्टूड हाउ टू इंटरप्रेट अ स्पायरोग्राम और कैसे हम उससे वेरियस रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज मेजर कर सकते हैं। तो बच्चों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो बच्चों गैसेस के एक्सचेंज का जो प्राइमरी साइट है इन आवर बॉडी वुड बी द एल्वियोलाई। तो आप जानते हैं एल्वियोलाई जो कि है द अल्टीमेट एंड ऑफ आवर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, वहीं पर जाके हमारी एयर एंड करती है और फाइनली उन्हीं एल्वियोलाई को सराउंड कर रही ब्लड कैपिलरीज में फ्लो कर रहे ब्लड में जाकर डिफ्यूज हो जाती है। ठीक है, तो जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो हमेशा आपको एल्वियोलाई पे देखने को मिलेगा। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एल्वियोलाई के लेवल पे ही आपको एक्सचेंज ऑफ गैस देखने को मिलेगा, यू विल ऑल्सो सी एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकरिंग बिटवीन द ब्लड एंड द बॉडी टिश्यू। तो बिकॉज ब्लड में अगर मान लीजिए ऑक्सीजन रिच वो ब्लड है, तो वो जब भी किसी टिश्यू के पास से गुजरेगा जो कि उसको रिक्वायर कर रहा होगा ऑक्सीजन को, वहाँ पर भी आप देखेंगे ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होगा इनटू द टिश्यू और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में रिलीज होगा। तो अगेन एक्सचेंज ऑफ गैस आपको टिश्यू लेवल पे भी देखने को मिलेगा। ठीक है, ओके। और ये जो एक्सचेंज होता है ऑफ गैसेस दैट टेक्स प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन, जो कि हमेशा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट या फिर प्रेशर ग्रेडियंट के अलोंग होती है ना। हमेशा आपने गैसेस का डिफ्यूजन हायर कंसेंट्रेशन रीजन से लोअर कंसेंट्रेशन रीजन की तरफ देखा है ना, हमेशा से। यहाँ पर आप प्रेशर ग्रेडियंट के टर्म्स में देखेंगे। तो गैसेस जो हैं वो अपने हायर पार्शियल प्रेशर वाले रीजन से हमेशा लोअर पार्शियल प्रेशर वाले रीजन की तरफ डिफ्यूज करती हैं। ओके, अब क्या होता है भाई ये पार्शियल प्रेशर, इसको समझ लीजिए। तो आप जानते हैं हमारा जो एटमॉस्फेयर है या जो हमारा एयर है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, है ना। तो एयर में आपको डिफरेंट गैसेस देखने को मिलेंगी। तो ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो एक स्पेसिफिक प्रेशर एक्सर्ट करता है ना ऑन अस ऑन द अर्थ, राइट, जो कि हम एट मीन सी लेवल माने तो इट इज़ अराउंड 760 mm ऑफ मर्करी। तो उस टोटल 760 mm ऑफ मर्करी प्रेशर जो कि टोटल एटमॉस्फेयर एक्सर्ट कर रहा है, उसमें से एक स्पेसिफिक गैस का कितना प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द पार्शियल प्रेशर। तो एक मिक्सचर ऑफ गैस में से एक स्पेसिफिक गैस का कितना प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द पार्शियल प्रेशर। सो पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस विल एक्चुअली लीड टू द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, राइट। तो बच्चों आइए एक सिंपल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से समझने की कोशिश करते हैं द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट द वेरियस लेवल्स इन अवर बॉडी। ठीक है, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस आप जानते हैं बच्चों अलोंग द प्रेशर ग्रेडियंट अकर करता है, जो कि आपको हमेशा देखने को मिलेगा फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर पार्शियल प्रेशर टू द रीजन ऑफ लोअर पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये वो प्रेशर है जो कि एक्सर्ट करती है एक इंडिविजुअल गैस ऑन द एंटायर मिक्सचर ऑफ अ गैस। ठीक है, सो बच्चों आप जानते हैं हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो एक मिक्सचर ऑफ गैस ही है और इन टोटल वो 760 mm ऑफ मर्करी प्रेशर एक्सर्ट करता है एट द मीन सी लेवल, है ना। तो इस 760 mm का जो टोटल प्रेशर एटमॉस्फेयर एक्सर्ट करेगा, उसमें से ऑक्सीजन कितना प्रेशर कंट्रीब्यूट करती है, वो होता है उसका पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो आप जानते हैं आपके टोटल एटमॉस्फेयर का जो वॉल्यूम है उसका 21% कंट्रीब्यूट करती है ऑक्सीजन। तो इसका मतलब एटमॉस्फेयर के द्वारा जो पूरा
प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है उसका 21% भी ऑक्सीजन ही कंट्रीब्यूट करेगी, है ना। तो इसका मतलब टोटल 760 mm मर्करी प्रेशर पे जो 21% है दैट इज गोइंग टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ऑक्सीजन। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन विल बी हाउ मच, 21% ऑफ 760, तो ये आ जाएगा आपका अराउंड 159 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी, ठीक है। सिमिलरली अगर हम फाइंड करें फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, अब आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का जो वॉल्यूम में कंट्रीब्यूशन है टू द एटमॉस्फेयर दैट इज 0.03%, है ना। तो 0.03% अगर हम कैलकुलेट करें ऑफ 760 mm ऑफ मर्करी तो ये आ जाएगा अराउंड 0.3 mm, ओके। सो ये हो गया हमारा 0.3 mm मर्करी प्रेशर जो कि कार्बन डाइऑक्साइड एक्सर्ट कर रही है ऑन द टोटल एटमॉस्फेयर, फाइन, ओके। तो हमारा एयर में क्या क्या कंट्रीब्यूशन है, देखिए यहाँ पर एयर में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज गोइंग टू बी हाउ मच, 0.3 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन वुड बी 159। सारी यूनिट्स हमेशा मिलीमीटर्स मर्करी में होंगी, वो अब मैं मेंशन नहीं करूंगा, ठीक है, ओके। सो ये गैस हमारे इनहेल्ड एयर में प्रेजेंट है, ठीक है, कंट्रीब्यूशन। नाउ अब आप देख सकते हैं जब डिफ्यूजन होगा बॉडी में तो वो कहाँ पर होगा, ऑब्वियसली एट द लेवल ऑफ एल्वियोलाई, तो दिस इज योर एल्वियोलस, ठीक है। लेट अस अज्यूम कि ये एल्वियोलस है। तो एल्वियोलर एयर में जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो आपको रिड्यूस्ड नजर आएगा, क्यों, क्योंकि तेजी से ऑक्सीजन जब अंदर आ रही है ना तो वो कंटिन्यूसली डिफ्यूज भी हो रही है। तो जब मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज हो रहे हैं तो इसका मतलब वो जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे थे वो भी रिड्यूस होंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर आपको जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन देखने को मिलेगा वो रिड्यूस होके 104 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी तक रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। वाइल अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है वो रैदर इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज हमारे ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना वो यहाँ एल्वियोलाई की तरफ डिफ्यूज करेगी। तो यहाँ पर इसका पार्शियल प्रेशर इंक्रीज करके रीच कर जाएगा टू 40। आई होप दैट इज क्लियर। तो ये वैल्यूज आपको याद रखनी है बच्चों, ये वैल्यूज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आते हैं। सो वैल्यू ऑफ द एल्वियोलर एयर वुड बी, देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट द एल्वियोलर लेवल वुड बी 104 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वुड बी 40 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी। आई होप इट इज क्लियर। अब नाउ जल्दी से हम एक क्विकली ब्रीफ ले लेते हैं ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ अवर बॉडी। तो आप जानते हैं बच्चों हमारा जो हार्ट है ना वो दो साइड्स में डिवाइडेड है। जो उसका लेफ्ट साइड है वहां पर हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है जिसको कि हम रेड कलर से डिनोट करते हैं, और जो राइट साइड ऑफ द हार्ट है वहां पर हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, दैट मीन्स ऑक्सीजन पुअर ब्लड आता है। सो दैट इज गोइंग टू बी रिप्रेजेंटेड बाय द ब्लू कलर। तो ये आपका हार्ट का लेफ्ट साइड है जो कि यहाँ पर लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, एंड दिस इज द राइट साइड ऑफ योर हार्ट जो कि राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ऑल्दो इनका ऑर्डर यहाँ पर सही से नहीं मेंशन है, बिकॉज द रीजन इज जब आप इसका फ्लो देखेंगे तब आपको क्लियरली समझ में आएगा। तो देखिए जो राइट साइड से आपके राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड आता है वो हमेशा लंग्स की तरफ भेजा जाता है फॉर ऑक्सीजनेशन, ठीक है। तो यानी कि जो राइट साइड ऑफ द हार्ट है वो हमेशा कैसा ब्लड कैरी करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो दैट मीन्स यहां पर ऑक्सीजन का जो लेवल है दैट इज गोइंग टू बी पुअर, है ना। यहां पर पुअर लेवल्स ऑफ ऑक्सीजन देखने को मिलेंगी, रादर कार्बन डाइऑक्साइड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा होगा। तो इसका मतलब इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो कि कहां से आ रहा है, राइट साइड ऑफ द हार्ट, उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वो ज्यादा होगा, दैट इज यहां पर मान लेते हैं 45 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी, ठीक है। और जो ऑक्सीजन का रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन होगा या फिर प्रेशर होगा दैट इज PO2 वो कम होगा। वो कितना होगा, वो होगा अराउंड 40 mm मर्करी, ओके फाइन। तो इससे आपने क्या एक चीज ऑब्जर्व की बच्चों, आप देख सकते हो यहां पर इस लेवल पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 45 है, एल्वियोलस के लेवल पे 40 है और एटमॉस्फेरिक एयर में 0.3 है। दैट मीन्स देखिए जब हम यहाँ इस लेवल से इस लेवल की तरफ जा रहे हैं, दैट मीन्स फ्रॉम द सर्कुलेटरी सिस्टम थ्रू द एल्वियोलाई इनटू द एयर, तो पार्शियल प्रेशर इज डिक्रीजिंग। तो पार्शियल प्रेशर यहाँ ज़्यादा है यहाँ कम है, तो आपको पार्शियल प्रेशर का
डिफरेंस देखने को मिला ना, तो एक ग्रेडियंट डेवलप हो गया। इसका मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिफ्यूज करेगी फ्रॉम द सर्कुलेटरी सिस्टम इनटू द एल्वियोलस और एल्वियोलस से आउट इनटू द एटमॉस्फेयर। ठीक है, ओके। वाइल अगर आप एक चीज ध्यान से देखें, यहां पर ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर था इन द एटमॉस्फेयर वो 159 था, जो कि रिड्यूस होके एल्वियोलर लेवल पे 104 पे आ गया, और भी जाकर रिड्यूस होके वो सर्कुलेटरी सिस्टम में यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 mm पे आ गया। तो इसका मतलब ये क्या फेवर करेगा कि ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर से अंदर इनहेल की जाए और यहाँ पर आके सर्कुलेटरी सिस्टम में डिफ्यूज की जाए। तो जब डिफ्यूजन होगा ऑक्सीजन का तो आप क्या देखोगे, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ने लगेगा एंड नाउ द ब्लड विल कैरी मोर ऑफ द ऑक्सीजन। तो जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का डिक्लाइन था इन द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो रेज हो जाएगा एंड इट विल कम टू अराउंड 95 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी। ठीक है, ओके। एंड यहां पर आप देखोगे जो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है, क्योंकि देखिए यहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की कार्बन डाइऑक्साइड तो डिफ्यूज होकर बाहर चली गई ना, तो इसका मतलब इसका जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में वो कम हो जाएगा, है ना। तो दैट मीन्स यहां पर आपको इसका प्रेशर रिड्यूस होके 40 mm मर्करी तक डिक्लाइन नजर आएगा। तो यहां से आने वाला जो ब्लड था दिस वाज डीऑक्सीजनेटेड, अब यहां पर जो आने वाला ब्लड है जो कि गैशियस एक्सचेंज के बाद आ रहा है, दिस इज मोर रिच इन ऑक्सीजन देन इन कार्बन डाइऑक्साइड, हेंस वो एंटर करेगा टू द लेफ्ट साइड ऑफ अवर हार्ट, जो कि एंटर करेगा इनटू द लेफ्ट ऑरिकल एंड इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ऐसा ब्लड कहलाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दैट इज योर ऑक्सीजन रिच ब्लड। ठीक है, तो एक बात और भी आप याद रख लीजिए, आपका जो राइट साइड से जो लंग्स तक जो ब्लड वेसल लेकर जाती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, दैट इज गोइंग टू बी योर पल्मोनरी आर्टरी। सो ये आपकी बॉडी की ओनली ऐसी आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, वाइल जो पर्टिकुलर ब्लड वेसल रिस्पॉन्सिबल है टू कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लेफ्ट ऑरिकल या फिर लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, दैट इज गोइंग टू बी पल्मोनरी वेन। तो ये अकेली ऐसी वेन है आपकी बॉडी की जो कि कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, रादर जितनी भी वेन्स हैं दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, सो यहां से ब्लड जो है वो आपका ऑक्सीजनेटेड होके लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट से अगेन नीचे की तरफ जाएगा और जाकर ये टिश्यू लेवल पे जब पहुंचेगा तो देखिए एक एक्सचेंज ऑफ गैस आपको एल्वियोलस के लेवल पे देखने को मिली, दूसरा आपको एक्सचेंज ऑफ गैस कहाँ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर कंडीशन कैसी होगी बच्चों, यहाँ देखिए अगेन यही ब्लड जो आ रहा है ना दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 40 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है 95, isn't it? तो आप देखेंगे टिश्यू के लेवल पे जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा वो बहुत कम होगा। ठीक है, क्योंकि वो ऑब्वियसली रेस्पायरिंग है ना टिश्यू होगा, दैट मीन्स वो रेस्पिरेशन कर रहा है और रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाती है। तो ऑक्सीजन अगर कंज्यूम होती रहेगी तो दैट मीन्स उसका पार्शियल प्रेशर कम होता रहेगा। तो इसका मतलब ऑक्सीजन फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर पार्शियल प्रेशर डिफ्यूज हो जाएगी इनटू द बॉडी टिश्यू, और रेस्पिरेशन की प्रोसेस में ऑक्सीजन कंज्यूम होती है वाइल कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बॉडी टिश्यू में ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब वो यहाँ पर हायर पार्शियल प्रेशर वाले रीजन से कार्बन डाइऑक्साइड के लोअर पार्शियल प्रेशर वाले रीजन की तरफ डिफ्यूज हो जाएगी। तो सेकंड जो आपको एक्सचेंज ऑफ गैस देखने को मिला वो कहाँ मिला, एट द लेवल ऑफ बॉडी टिश्यू, राइट। तो अब आप देखोगे जो आपका ऑक्सीजन का लेवल है दैट मीन ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर घट जाएगा ना, बिकॉज ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स तो डिफ्यूज हो गए। तो नाउ जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन आपको देखने को मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी अराउंड 40, ओके। एंड जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपको देखने को मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी इंक्रीज्ड देन द प्रीवियस, 40 से इंक्रीज करके वो 45 हो जाएगा, जो कि आपके बॉडी में एंटर करेगा इनटू द राइट हार्ट, जो कि इसको कौन लेके आने वाला है, योर वेना केवे, ओके। तो वेना केवे क्या है, दे आर द लार्ज वेन्स ऑफ योर बॉडी, वाइल जो लेफ्ट साइड से जो ब्लड कैरी करके आपके टिश्यू तक लेके जा रही थी दैट इज गोइंग टू बी योर आयोटा,
ठीक है। ओके, सो वेना केवा जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को टिश्यू लेवल से कैरी करके ले जाती है इनटू योर राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड अगेन आपके पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स तक पहुंचाया जाता है, जहां पर अगेन डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होगा और गैसियस एक्सचेंज होगा। तो इस तरीके से आप देखोगे एट वेरियस लेवल्स आपको यहाँ पर पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। सो ये जो पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस है, दिस इज एक्चुअली प्रमोटिंग द एक्सचेंज ऑफ गैस टू अकर। ठीक है, तो जब आप एयर से एल्वियोलस से सर्कुलेटरी सिस्टम और टिश्यू के लेवल पे जा रहे हैं, तो आप देख रहे हैं ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो डिक्लाइन कर रहा है। दैट मीन्स इसका मतलब सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर में है और सबसे कम टिश्यू में है, तो वो प्रमोट करेगा ऑक्सीजन का डिफ्यूजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इनटू द टिश्यू। ठीक है, वाइल अगर आप यहाँ पर इसी ग्रेडियंट को देखें तो आपको देखने को मिल रहा है एटमॉस्फेयर से जब आप बॉडी टिश्यू के लेवल पे जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब सबसे कम जो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है दैट इज गोइंग टू बी इन द एटमॉस्फेयर, और सबसे ज़्यादा बॉडी टिश्यू में। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर डिफ्यूजन होगा कार्बन डाइऑक्साइड का फ्रॉम द बॉडी टिश्यू टुवर्ड्स द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो इस तरीके से एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो हैं वो आपकी बॉडी में आकर करते हैं। और रैदर एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी है वो अराउंड 20 to 25 टाइम्स ज़्यादा होती है दैन दी ऑक्सीजन, जिसकी वजह से अगेन डिफ्यूजन वुड बी फास्टर फॉर केस ऑफ दी कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब अगर 1 मिलीमीटर मर्करी का प्रेशर का डिफरेंस है दोनों ही गैसेस के पार्शियल प्रेशर्स में, तो तब भी वहाँ पर आपको ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डिफ्यूज आउट करते हुए नजर आएंगे दैन द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बीइंग डिफ्यूज्ड इन। सो दिस इज ऑल्सो वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी इन द ब्लड इज मोर, दैट इज हाउ मच 20 to 25 टाइम्स मोर दैन दैट ऑफ द ऑक्सीजन। सो आई होप द बेसिक फंडा ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गैसेज आपको अच्छे से समझ आया होगा। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये आपको जितनी भी मैंने पार्शियल प्रेशर्स मेंशन किए हैं ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन एट वेरियस लेवल्स, वो आपको याद होने चाहिए कि एटमॉस्फेयर में क्या पार्शियल प्रेशर होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, एल्वियोलस के लेवल पे क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लेवल पे याद रखिएगा ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, 95 होगा, एंड कार्बन डाइऑक्साइड का रिड्यूस होकर 40 होगा। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा उसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा होगा, दैट इज 45, और ऑक्सीजन का 40 होगा। दैट मीन्स यहाँ पर ऑक्सीजन पुअर ब्लड होगा। तो इस तरीके से वेरियस जो पार्शियल प्रेशर्स हैं दे आर गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल, बिकॉज ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन आए हैं। सो बी वेरी अटेंटिव टू देम। तो बच्चों इसी के साथ फिनिश होता है हमारा आज का सेशन ऑन दी ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आई होप आज के सेशन में हमने जितने भी टॉपिक्स इस चैप्टर से कवर किए वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, और जैसा कि आप सभी जानते हैं लर्न हाउ फ्री है पर बेस्ट है।